नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों हम आज फिर से फिजियोलॉजी का जो एंडोक्राइनोलॉजी का पार्ट था कुछ वो कवर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमने इससे पहले नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी के अंदर किया है दोस्तों। उसमें काफ़ी 120 क्वेश्चन किए दोस्तों। इससे पहले यहाँ तक अपन ने कवर किया था। इससे नेक्स्ट जो आज है हम 121 से जो एंडोक्राइनोलॉजी का पार्ट है उसको कवर करेंगे दोस्तों। वहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। अब आपके जहन में काफ़ी बार मैं डॉक्टर ऋषिकेश शर्मा बोलता हूँ, तो आपके भी कान पक गए होंगे सुनते सुनते मेरा। लेकिन फिर भी दोस्तों मेरा उद्देश्य है आपको बहुत अच्छी तैयारी कराना। मैं चाहता हूँ कि आप जो भी एग्ज़ाम दें उसमें हम जब पढ़ाएं तो सारे क्वेश्चंस मिले। पहला उद्देश्य ये है, और उसको पढ़ करके आप उस एग्ज़ाम को फाइट करें। ठीक है, तो हमारा पढ़ाया हुआ जब ही काम आएगा जब आप उसको पढ़ के आप उससे पास होते हैं। ठीक है, तो एक डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप केवल आए हैं, पढ़ लिया, ठीक है थोड़ी देर पढ़ लिया, देख लेते हैं यार ये क्वेश्चन है, देख लिया ये होगा ये होगा, ऐसा नहीं। मेरा क्वेश्चन उद्देश्य ये है बनाने का कि आप इस टाइप से पढ़ें कि आपको क्वेश्चन आंसर करने में वहाँ पे दिक्कत नहीं आए। वहाँ पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर हम कई प्रकार के क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी डिस्कशन करते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जब हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो अब स्पेसिफिक जो डायनेमिक एक्शन होता है, ये जो SDA जो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे, SDA जो ये नाम है, अभी SDA होता क्या है, तो आपको ये कंफर्म करने के लिए आपको हम यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बता पाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए होता क्या है। ठीक है, ये अगर आप हिंदी में इसका देखेंगे तो इसको बोलते हैं विशिष्ट गतिशील क्रिया। यानी कि किसी भी कोई विशिष्ट जो गतिशील क्रिया है, जैसे प्रोटीन के लिए क्या होता है सबसे अधिक होती है, जो कि कैलोरी ऊर्जा का 20 से 30% होती है, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसके लिए 5% होती है, और जो फैट होता है उसके लिए 15% होती है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अन्य जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनकी तुलना में प्रोटीन है, जो प्रोटीन की जो SG है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, कैलोरी ऊर्जा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट की तुलना में जो प्रोटीन है उसको पाचन और उसके पाचन के लिए सबसे अधिक अत्यधिक जो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी उसको पाचन करना होगा ना जब प्रोटीन को, तो वहाँ अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी यहाँ पे अन्य किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की तुलना में। ठीक है, तो SDA जब भोजन ग्रहण करने के बाद शरीर में जो ऊष्मा उत्पादन में होने वाली जो वृद्धि है, जो आधारभूत जो भी उपापचय जो क्रियाएं होती है, ठीक है, उनके लिए जो अतिरिक्त ऊष्मा को जो आवश्यकता होती है भोजन को पचाने के लिए, वो कहाँ से मिले, ठीक है, उसको ही जो उपापचय के लिए जो ऊर्जा की जो लागत है उसी को SDA कहा जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता जो पड़ती है। ठीक है, तो SDA का मतलब ऊर्जा की जो कितनी खर्च होनी है ना, उसको कितनी खर्च होनी है ऊर्जा उसके पाचन के लिए। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन में अच्छे से इंग्लिश में पढ़ा रखा, हमने हिंदी में थोड़ा आपको बताया। SDA तो बॉडी हीट प्रोडक्शन आफ्टर इंजेस्टिंग। बॉडी में हीट प्रोडक्शन कितना होता है जब खाना खाता है कोई व्यक्ति, तो वहाँ BMR कितनी बढ़ जाती है, तो वहाँ हीट प्रोडक्शन क्या हो रहा है, अबव द बेसलाइन ऑफ मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उससे कितनी ज्यादा हीट प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, दिस एक्स्ट्रा हीट इज द एनर्जी कोस्ट फॉर डाइजेशन। जो एक्स्ट्रा हीट है वही एनर्जी कोस्ट है डाइजेशन के लिए। ठीक है, एब्जॉर्बिंग एंड मेटाबोलाइज द फूड, उसको मेटाबॉलिज्म के लिए। SGO प्रोटीन इज 20 to 30%, कार्बोहाइड्रेट इज 5% एंड फैट इज 15%। ठीक है, SG स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन जो मीन एनर्जी एक्सपेंडेड ऑन कंजप्शन ऑफ फूड, इनकी जो एनर्जी है वो कितनी एक्सपेंड होनी खर्च होगी किसी भी भोजन को कंजप्शन के बाद में, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो मैक्सिमम होती है वो किसकी होती है, प्रोटीन की दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आंसर प्रोटीन कर दिया आपने, है ना, और फिर उसके बाद में किसकी होती है, फैट की होती है, फिर उसके बाद में फैट, फिर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऐसे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो सेकंड क्वेश्चन है 122 क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से आपको पढ़ना है सभी क्वेश्चंस को, है ना, अपन जो करा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप अन्य कहीं से भी पढ़ें तो पढ़ने इसका मतलब समझ में आना चाहिए और पढ़ने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है दोस्तों, अब ये एक रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है RQ लगा के, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, RQ अब इसके आगे जब होगा कि वॉल्यूम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, CO2, और एक है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीचे। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पूछा है, फेट का क्या है,
प्रोटीन का क्या है, कार्बोहाइड्रेट का है। तो यहाँ पे जो सुटेबल आंसर है, जो फैट का होगा सबसे पहले आएगा, फिर प्रोटीन का आएगा, फिर कार्बोहाइड्रेट का आएगा। तो सबसे सुटेबल आंसर है 0.70, 0.80 और एक 1। ये 1 होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसके दौरान जो वॉल्यूम ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन ये कितना है। इसका जो अनुपात होता है दोस्तों CO2 का और ऑक्सीजन का, इसी को रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बोला जाता है। तो ये जब हम करेंगे तो यहाँ पे फैट का आएगा 0.70 और प्रोटीन का आएगा 0.80 और कार्बोहाइड्रेट का आएगा 1.0, यानी 1 होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल आंसर ये होगा। तो अपने को दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अलग अलग पूछ ले कि फैट का कितना होता है, कोई क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है, केवल फैट का पूछ सकता है तो फैट का पता होना चाहिए, केवल प्रोटीन का पूछ ले, केवल कार्बोहाइड्रेट का पूछ ले, तीनों का अपने को पता होना चाहिए, अलग अलग पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आंसर अपना सही हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों BMR। अभी BMR से जो क्वेश्चन बन रहा है यहाँ दोस्तों कि BMR क्या होती है, बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होती है वो क्या है, और वो इज डिक्रीज इन, ये कम किस में होती है, डिक्रीज किस में, कम किस में होती है, एडिशंस डिजीज, यहाँ आंसर है दोस्तों। अब क्यों होती है इसका अपन पढ़ेंगे। BMR इज बेसलाइन मेटाबॉलिक रेट मींस मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरी योर बॉडी नीड टू फंक्शनिंग एंड मेंटेन लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी व्हाइल एट रेस्ट। जो रेस्ट के दौरान किसी भी व्यक्ति को, रेस्ट में ही देखी जाती है BMR, कभी भी रेस्ट में ही देखी जाएगी दोस्तों, ये याद रखना, रेस्ट के अंदर ही अपने को BMR देखनी होती है। तो जो है ना, मिनिमम जो नंबर ऑफ कैलोरी कितनी नीड होती है अपनी बॉडी को फंक्शन और मेंटेनेंस लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी, जो लाइफ सस्टेनिंग जितनी भी एक्टिविटी को करने के लिए कितनी कैलोरीज की, मिनिमम कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है रेस्ट के समय, ठीक है। दिस इंक्लूड प्रोसेस लाइक ब्रीथिंग, अभी हो सकता है ब्रीथिंग के अंदर जो सांस ले रहा है आदमी वो, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो, अदर ऑर्गन जो फंक्शन होते हैं उनके लिए जितनी एनर्जी की अपने को आवश्यकता होती है, कितने कैलोरीज की आवश्यकता होती है। हाई BMR मींस योर बॉडी कैन बर्न मोर कैलोरीज एट रेस्ट। अगर हाई BMR का मतलब ये है कि अगर रेस्ट के दौरान अपनी जो बॉडी है वो मोर कैलोरी बर्न कर रही है, बहुत ज्यादा, है ना। ए फैक्टर इन वेट मैनेजमेंट, जैसे कि वेट मैनेजमेंट के अंदर किसी में ओबेसिटी होती है ना, वेट मैनेजमेंट में कोई करता है, ठीक है। BMR इज कैलकुलेटेड व्हेन यू आर इन कंप्लीट रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट के अंदर होगा तभी ना देखी जाएगी। नॉट डाइजेस्टिंग फूड, और ना कि जब डाइजेस्ट हो रहा हो फूड, ना तो उस समय पे, और एट ए कंफर्टेबल टेम्परेचर, है ना, और कंफर्टेबल टेम्परेचर पे देखा जाएगा, है ना, टेम्परेचर भी सही होना चाहिए। BMR इज डिपेंड ऑन फैक्टर्स सच एज, सेक्स, हाइट, वेट एंड मसल मास, सब पे डिपेंड होता है ना। अगर क्वेश्चन में आ जाए वहां सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, कई बार दोस्तों वहां पे ये सब दिए होते हैं, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी भी दिया होता है, तो आंसर कहीं कई बार पूछे कि BMR इज डिपेंड ऑन, तो वहाँ एज, सेक्स, हाइट और सरफेस एरिया ऑफ बॉडी भी दे रखा हो, चारों ऑप्शन दे रखा हो, तो वहां पे मोर इंपोर्टेंस है अपने को सरफेस एरिया ऑफ बॉडी देना है वहां पे आंसर, है ना। BMR सरफेस एरिया ऑफ बॉडी पे डिपेंड ज्यादा करती है, सरफेस ऑफ एरिया कितना है बॉडी का, कितना लंबा चौड़ा है वो, है ना, सरफेस एरिया काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ए सेक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने सरफेस एरिया ऑफ बॉडी होगा, ठीक है। तो यहाँ ये ऐसा क्वेश्चन बनता है, अपने इसलिए ऑप्शन में लिखा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को अगर ऐसा कुछ पूछा जाए कि क्वेश्चन, तो वहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ बॉडी दिया हो, वहाँ पे जहाँ पूछा जाए कि BMR इज डिपेंड ऑन, वहाँ पे एक ऑप्शन सरफेस एरिया ऑफ बॉडी दिया हो, तो वहाँ पे आंसर सरफेस ऑफ एरिया ऑफ बॉडी करना होगा, ना कि एज एंड सेक्स में से करना होगा इनमें से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका भी फैक्टर का रोल होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे आंसर वो करना होगा, ठीक है। और एडिशंस डिजीज होती है उसके अंदर डिक्रीज होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म, क्वेश्चन सिंड्रोम, इनमें इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इनमें BMR ज्यादा होती है, ठीक है। BMR इज इंक्रीज इन ऑल एक्सेप्ट, अब ये BMR है वो इन सभी में इंक्रीज होती है एक्सेप्ट किसके, तो अपन ने देखा कि दोस्तों BMR जो रेस्ट का समय होता है ना वहां सबसे सही होती है, और वहीं अपने को देखनी होती है। एंजाइटी होगी तो BMR बढ़ जाएगी, लो एनवायरमेंटल टेम्परेचर होगा तो वहां भी बढ़ जाएगी, उसको बॉडी को हीट की आवश्यकता ज्यादा होगी तो वहां पे वो बढ़ा देगा बॉडी को। थायराइड ग्लैंड का उसमें दिक्कत होगी तो वहां भी बॉडी टेम्परेचर यानी BMR बढ़ जाती है। तो ये सभी कंडीशन स्लिप के अलावा, स्लिप में नॉर्मल होती है ये, ठीक है, और अदर सभी कंडीशन में ये इंक्रीज हो जाती है BMR बॉडी की। 124 क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 125 क्वेश्चन है, डाइट डिवोइड ऑफ कार्बोहाइड्रेट कोजेज। अब अगर किसी की डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, किसी के जो डाइट अगर कोई ले रहा है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, कीटोसिस होगा दोस्तों। क्यों होगा, क्योंकि कीटोसिस क्या होता है, बॉडी जो यूज करती है फैट को फॉर द फ्यूल इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज, है ना।
प्रोड्यूस कीटोन। इनके जो फ्यूल के लिए जो आवश्यकता होगी बॉडी को, वो फिर किसको यूज करने लग जाएगी? फैट को यूज करने लग जाएगी। ग्लूकोज वहां नहीं मिलेगी, तो वहां कार्बोहाइड्रेट जो प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज, वहां वो नहीं मिलने की वजह से जब वो फैट को यूज करने लग जाएगी तो वो प्रोड्यूस करके कीटोन बॉडीज को बायो प्रोडक्ट के रूप में बनाएगी। ठीक है, तो फैट किस में चेंज होगा? जो नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या फैट इनमें चेंज होता है, तो जो फैट होगा वो बाय प्रोडक्ट उसका क्या होगा? फैटी एसिड विच आर कन्वर्टेड इनटू कीटोन बॉडीज, है ना। फैट फैटी एसिड्स में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर किसी की डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो वहां कीटोसिस का प्रोडक्शन होगा, कीटोसिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 126 क्वेश्चन, सबस्ट्रेट कंट्रोल हार्मोन इज। अब सबस्ट्रेट कंट्रोल हार्मोन कौन सा है इनमें से जो कंट्रोल करता है? ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन इज सबस्ट्रेट, है ना। सबस्ट्रेट कंट्रोल हार्मोन का मतलब क्या होता है? इज ए हार्मोन हुज रिलीज, सिंथेसिस और एक्टिविटी इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन द ब्लड और टिश्यू। जो इसकी कंसंट्रेशन उस पर डिपेंड करता है। किसी भी जो उसका रिलीज, सिंथेसिस और एक्टिविटी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन द ब्लड और टिश्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन होता है, जैसे एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, इंसुलिन होता है विच इज कंट्रोल्ड बाय द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल सही होगा तो वहां इंसुलिन का सिक्रेशन भी नॉर्मल होगा, है ना, लाइक, है ना। जैसे थायराइड हार्मोन में क्या होता है? थायराइड हार्मोन विच इन्फ्लुएंस बाय ऑक्सीजन लेवल। अभी थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ऑक्सीजन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक ग्लूकागोन इज टू रेगुलेट ब्लड शुगर बाय एक्टिंग ऑन ग्लूकोज लेवल एज ए सबस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे जैसे इंसुलिन होता है ना, एक थायराइड हार्मोन होता है। ठीक है, ये भी इसका काम करता है ना, और एक होता है इंसुलिन, है ना। ऐसे एक ग्लूकागोन भी सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। ये भी किसके सिक्रेशन को कंट्रोल करता है? ब्लड शुगर के सिक्रेशन, है ना, ब्लड शुगर के सिक्रेशन। ठीक है, बाय एक्टिंग द ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल पे एक्ट करके ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है ग्लूकागोन। ठीक है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट कंट्रोल हार्मोन पूछा है तो वहां ग्लूकागोन इसका आंसर होगा। FSH है जो TRH ये नहीं होंगे, यहाँ ग्लूकागोन ही केवल होगा जो ये कंट्रोल करता है सबस्ट्रेट हार्मोन के रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 127, कैलोरीजेनिक हार्मोन। अब कैलोरीजेनिक हार्मोन क्या होता है? यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखेंगे दोस्तों, यहाँ कैलोरीजेनिक हार्मोन का मतलब हुआ कि इज ए हार्मोन दैट इंक्रीज द बॉडी मेटाबॉलिक रेट, जो अपनी बॉडी की BMR को बढ़ा देगा, है ना, एंड हीट प्रोडक्शन, और हीट प्रोडक्शन बढ़ा देगा, देर बाय बर्निंग कैलोरी, तो कैलोरी को बर्न करके। एक्सप्लेनेशन के तौर पर T3 T4 होता है प्रोड्यूस बाय द थायराइड ग्लैंड, दीज आर एनहेंसिंग प्रोसेस लाइक ग्लूकोजेनेसिस के उसको बढ़ाता है, लाइपोजेनेसिस और प्रोटियोलाइसिस को बढ़ा टू जनरेट एनर्जी एंड हीट विच इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस बॉडी टेम्परेचर, जो इसेंशियल होते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो इसी तरह थायराइड हार्मोन इसका आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 128, 820 डिग्री सेंटीग्रेड एटमोस्फियर टेम्परेचर बॉडी रिएक्ट। अब अगर एटमोस्फियर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वो क्या करेगा? बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? बाय द शिवरिंग। वहां पे किसी भी व्यक्ति में फिर अगर 20 डिग्री तक सेंटीग्रेड एटमोस्फियरिक टेम्परेचर होगा तो बॉडी शिवरिंग के थ्रू रिएक्ट करती है, यानी शिवरिंग होगी, उसमें केवल शिवरिंग होगी प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 128, 129, हाइपरकैलेमिया स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ। अब जो हाइपरकैलेमिया होता है ये होता क्या है दोस्तों? हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है जो हाई पोटेशियम लेवल, है ना, ब्लड के अंदर पोटेशियम लेवल का हाई होना। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों हाइपरकैलेमिया का मीन। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे छोटे मोटे पूछे थे। पोटेशियम जो लेवल है, पोटेशियम लेवल को ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। ठीक है, पोटेशियम लेवल का। ठीक है, अब इसका सीक्रेशन होता है वो एल्डोस्टेरोन और इंसुलिन पे डिपेंड होता है। ठीक है, जो कि एल्डोस्टेरोन होता है वो एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेशन होता है और इंसुलिन होता है वो पेंक्रियास से सीक्रेशन होता है। तो दोनों ही का सीक्रेशन करने में इसका रोल होता है ना, है ना। हाइपरकैलेमिया किसको स्टिमुलेट होता है? एल्डोस्टेरोन के सीक्रेशन को और इंसुलिन के सीक्रेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में केवल एल्डोस्टेरोन दे रखा है तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन ही केवल आंसर करना होगा अपने को। ठीक है, अगर यहाँ इंसुलिन होता तो वहां पे इंसुलिन को आंसर भी करना होता। ठीक है,
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 130 क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी आयोडीन इन द थायराइड ग्लैंड। अब जो टोटल बॉडी आयोडीन है थायराइड ग्लैंड के अंदर कितना है, परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी आयोडीन इन द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के अंदर टोटल परसेंटेज ऑफ आयोडीन कितना है, पूरा जो होता है दोस्तों ये थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है, लगभग 80 से 90% होता है, 80 से 90% यहाँ होता है। यहाँ पे 80 नहीं है आंसर, तो यहाँ 90 दे रखा है, तो यहाँ पे 90 आंसर करना पड़ेगा, 90% टोटल। अगर ये 80 से 90 के बीच में कोई होता तो वो भी सुटेबल आंसर हो सकता था, लेकिन 80 to 90 के बीच में केवल 19 आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर 19% करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 131, कैल्सिटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब जो कैल्सिटोनिन है वो किससे प्रोड्यूस किया जाता है। अभी जो कैल्सिटोनिन है ये सीक्रेशन कहाँ से होता है, जो पेरा फॉलिकुलर जो सेल्स होती है जिनको सी सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, तो कि थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होती है। सी सेल्स क्या होती है, जो हाई जो लेवल होता है कैल्शियम का उसको डिटेक्ट करती है ब्लड के अंदर और रिलीज करती है कैल्सिटोनिन का सीक्रेशन का। इसको हेल्प करने के लिए ये हेल्प करती है जो अपने जो कैल्शियम लेवल जो बढ़ा हुआ उसको लोअर करने में, ठीक है। और है ना, हाई लेवल जो होता है उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है, रिलीज कैल्शियम है ना, इसको लोअर भी करता है ना, उसके कंट्रोल करता है, लोअर करता है कैल्शियम जो कैल्शियम का लेवल है उसको। दोस्तों हमने यहाँ लिख भी दिया है आपको, कैल्सिटोनिन जो होता है वो सी सेल्स जो होती है थायराइड ग्लैंड के अंदर, सी सेल्स जो होती है उनके द्वारा सीक्रेशन होता है इसका। सी सेल्स क्या होती है, डिटेक्ट करती है हाईएस्ट लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड एंड रिलीज कैल्सिटोनिन टू हेल्प लोअर द दोज लेवल। जो इसका जो लेवल होता है कैल्शियम उसको कम करने के अंदर हेल्प करता है, लोअर करने के, ठीक है। बाय इंक्रीज कैल्शियम डिपोजिशन विद इनटू द बोन्स, कैसे करता है, जो कैल्शियम होता है एक्स्ट्रा उसको डिपोजिट करता है बोन्स के अंदर, एंड डिक्रीज, ये यहाँ पे डिक्रीज है, यानी इसके डिक्रीज करना, इट्स रिलीज फ्रॉम बोन इनटू ब्लड, और बोन से ब्लड के अंदर रिलीज करने में उसको मात्रा को डिक्रीज करता है कैल्सिटोनिन। तो ये थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के सी सेल्स के द्वारा, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा सा देख लेना है ना, समझ लेना। नेक्स्ट दोस्तों TRH, TRH स्टिमुलेट TSH एंड। अब ये TRH है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज ए पेप्टाइड प्रोड्यूस्ड इन hypothalamus that regulate the endocrine system. It travels to the anterior pituitary gland where it stimulates the release of thyroid stimulating hormone and prolactin. ये दोनों का रिलीज को सहायता करती है, एक तो TSH और प्रोलैक्टिन। यहाँ TSH आंसर में नहीं है, यहाँ केवल प्रोलैक्टिन है, तो यहाँ आंसर प्रोलैक्टिन सुटेबल होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, तो हमको TSH याद रहता है कि TRH किसके रिलीज को हेल्प करती है, TSH को। तो यहाँ पे एक TSH और प्रोलैक्टिन दोनों के हार्मोन सिक्रेशन को ये कंट्रोल करती है, ठीक है। और कैसे करती है, ये अपने हाइपोथैलेमस से करती है, ठीक है, एंड जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे आगे स्टिमुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 133, थायराइड हार्मोन इन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ऑल एक्सेप्ट। अभी तो थायराइड हार्मोन था ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्टेड सभी के द्वारा, एक्सेप्ट किसके, सिरुलोप्लाज्मिन होता है, इसका कोई रोल नहीं होता। इसके अलावा जो एल्बुमिन है, लाइपोप्रोटीन है, ग्लोबुलिन, इन तीनों का इसके द्वारा हेल्प होती है, ये तीनों इसमें हेल्प करते हैं थायराइड हार्मोन को ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और लाइपोप्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन इज इंक्रीज्ड इन। ये थायराइड जो बाइंडिंग ग्लोबुलिन है वो इंक्रीज कहाँ होती है, प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे आंसर अपने को प्रेगनेंसी करना होगा। और अदर जो नेफ्रेट कंडीशन, ग्लूकोकोर्टिकोइड ट्रीटमेंट, कैसे, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन है इज इंक्रीज इन प्रेगनेंसी के दौरान पे ये बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में थायराइड की कंडीशन मिलती है। कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी के बाद में होती है, अपने आप ठीक हो जाती है, या कई बार कंटिन्यू चलती है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रेगनेंसी आंसर करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों, सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट रिलीज ऑफ ऑल हार्मोन एक्सेप्ट। अभी सोमेटोस्टेटिन है, ये सभी जो है इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ऑल हार्मोन एक्सेप्ट किसके, MSH के अलावा। अदर जितने भी हार्मोन है उनको रिलीज को इनहिबिट करता है MSH। MSH क्या होता है, कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इज सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है, स्पेशली द इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटरमीडिएट लोब है उसके द्वारा। MSH सीक्रेशन इज इनहिबिटेड बाय हाइपोथैलेमिक कंट्रोल, स्पेशली सब्सटेंस लाइक डोपामिन, नॉरपेनिफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है। यहाँ पे ये पढ़ना है, ये आंसर होगा। और इनके सीक्रेशन को, इन सबके सीक्रेशन को इनहिबिट करता है, रिलीज को, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज आर प्रोड्यूस। जो बीटा सेल्स होती है वहाँ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाए। ये हमारे दोस्तों मैं 2016 का जब हमने एग्जाम दिया था वहां पूछा गया था, इंसुलिन किससे सीक्रेट होता है, इंसुलिन होता है बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज से। तो ये आंसर यहाँ पे इंसुलिन होगा, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन इज प्रोड्यूस बाय द डेल्टा सेल्स। जो डेल्टा सेल्स होती है यहाँ पे उनके द्वारा सोमेटोस्टेटिन का, पैंक्रियाज के अंदर सोमेटोस्टेटिन किसके द्वारा, डेल्टा सेल्स के द्वारा।
और अल्फा सेल्स क्या करती है, ग्लूकागोन। ये अल्फा, डेल्टा और बीटा, ये तीनों सेल्स होती है, एक होती है दूसरी और होती है, तो यहाँ 4 सेल्स होती है। इसमें अल्फा किसके द्वारा होता है, अल्फा किसके सिक्रेशन कंट्रोल करता है, ग्लूकागोन को, और जो सोमेटोस्टेरोन होता है वो डेल्टा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को तीनों को समझना है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, अल्फा सेल्स का भी पूछ सकता है, या ग्लूकागोन किसके द्वारा सिक्रेशन होता है, किन सेल्स के द्वारा सिक्रेशन होता है, वहाँ पे अपने को अल्फा ग्लूकागोन के द्वारा सिक्रेशन होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे, आंसर अपने को वही करना है दोस्तों ना, कैसे क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फास्ट 137 दोस्तों, विच इज फाल्स रिगार्डिंग इंसुलिन। अब इंसुलिन के लिए रिगार्डिंग जो फाल्स स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, अभी सीक्रेट होता है बीटा सेल्स की तरह, बिल्कुल सही बात है। ये लाइपोजेनेसिस करता है, बिल्कुल सही बात है। प्रोमोट ग्लाइकोजेनेसिस ये भी करता है। ठीक है, ये सारे काम करता है, लेकिन ग्लाइकोपेप्टाइड का काम ये नहीं करता है। अब लाइपोजेनेसिस क्या होता है दोस्तों, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, कन्वर्ट क्या होता है, फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, और फिर ये क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में बॉडी के अंदर स्टोर होता है ना, और फिर एडिपोसिटी और लीवर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर, इंसुलिन इंक्रीज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू। अब जो इंसुलिन है वो इंक्रीज करता है एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू किसके अंदर, इंक्रीज करता है एंट्री को, ग्लूकोज के एंट्री को इंसुलिन स्केलेटल जो मसल्स होती है दोस्तों, वो इनके अंदर जाने के लिए हेल्प करता है। ये इंसुलिन हेल्प करता है ग्लूकोज की एंट्री को स्केलेटल मसल्स के अंदर जाने में। ठीक है, जो मसल्स होते हैं उनके अंदर जाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 139, इन फीटस द इंसुलिन सीक्रेशन बिगिंस बाय। अब जो इंसुलिन सीक्रेशन होता है वो फीटस के अंदर कब स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, यहाँ 3rd मंथ में स्टार्ट हो जाता है। अराउंड क्या होता है इसमें, जो 7, देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, अलग अलग होता है। जो फीटस क्या होता है, भ्रूण होता है, जो मदर के अंदर जो भ्रूण होता है उसको फीटस बोला जाता है। ठीक है, और वो क्या होता है, जो 7 to 8 वीक है ना, वहां पे तो क्या होता है, डिटेक्टेबल हो जाता है ये। ठीक है, और इसके बाद में 11th वीक तक मेजरेबल हो जाता है। 12 to 14 वीक होता है, उसके अंदर ये मेजर भी किया जा सकता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, किसको, इंसुलिन की मात्रा को। तो ये अगर अपन देखें तो 12 to 14 वीक, तो ये कितने मंथ पे होता है, लगभग 3 मंथ पे होता है। ठीक है, डिटेक्टेबल कब होता है, 11th मंथ के दौरान, लगभग 11th मंथ के दौरान इंसुलिन को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, 11th वीक के अंदर। 11th वीक का मतलब 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ के अंदर अपन इसको डिटेक्ट कर सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, डिटेक्ट इंसुलिन इनटू एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, इसके अंदर आंसर अपने को 3rd मंथ करना होगा। और पेंक्रियाज 2nd मंथ होता है, उसमें स्टार्ट ये लगभग जो 4 वीक या 5th वीक के अंदर पेंक्रियाज का फॉर्मेशन हो जाता है फीटस के अंदर। ठीक है, उसके बाद में ये जो इंसुलिन सिक्रेशन होता है वो बाद में आता है दोस्तों, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन डिपेंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज थ्रू। अब जो इंसुलिन जो डिपेंड करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट किसके ऊपर, GLUT4। अभी GLUT4 क्या होता है, GLUT4 इंसुलिन रेगुलेटिंग जो प्रोटीन होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टू फैसिलिटेट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट ऑफ इनटू द सेल्स प्राइमरी इन एडिपोज टिश्यू और फैट के अंदर, है ना। स्टेटेड जो मसल होती है, एडिपोज टिश्यू और स्टेटेड जो मसल्स होती है उनके अंदर। अब ये जो GLUT4 होता है ये मेंटेन करता है ग्लूकोज होमोस्टेसिस को, ग्लूकोज के होमोस्टेसिस को, भाई ग्लूकोज का लेवल सही है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये मेंटेन करता है ग्लूकोज के होमोस्टेसिस को, और ये इंसुलिन जो रेगुलेट करता है, ये इंसुलिन रेगुलेटेड प्रोटीन है जो मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होता है फैसिलिटेट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, है ना, प्राइमरी मुख्य रूप से एडिपोज टिश्यू और स्टेटेड मसल्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये लगभग 140 क्वेश्चन अपन कंप्लीट करें आज। 20 क्वेश्चन किए अपन ने आज भी। 20 क्वेश्चन काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है दोस्तों, ये 24 मिनट 25 मिनट का हो रहा है, तो यहीं पे हम इसको आज ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों हमारा अगर कोई जब भी आप वीडियो देखें तो आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसके लिए लाइक ज़रूर करें दोस्तों। काफ़ी क्वेश्चंस आपको लग सकता है हार्ड हो थोड़े, लेकिन दोस्तों अगर हार्ड लेवल के क्वेश्चन ही आप पढ़ोगे तो आपको जो इजी क्वेश्चन होंगे वो इजीली आंसर कर पाएंगे आप, है ना। तो आपको ये नहीं सोचना कभी कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड पढ़ाते हैं डॉक्टर साहब, या ये बहुत हार्ड है ना, एग्जाम में आएंगे नहीं आएंगे, ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए।
अपन जब ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो इजी लगने लग जाएंगे अपन को, अदर क्वेश्चंस और किताब इजी लगने लग जाएगी पढ़ने में। तो यही होना चाहिए दोस्तों। हम जब पढ़ते थे तो हम इसी लेवल से पढ़ा करते थे जिससे हमें किसी भी एग्जाम में ऐसी दिक्कत आने की नौबत नहीं आती थी, कि हमें बहुत ईजी लगता था एग्जाम। और जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे दोस्तों, वो आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं का अपनी क्लास खत्म करता हूँ। और मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी कोई नया व्यक्ति हमारे चैनल पे आए तो हमारे जो चैनल है सरल होम्योपैथी, उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ये पढ़ने वाले सभी वीडियो आपको इस पर मिल सकेंगे, जितने पहले भी अपन ने पढ़ाए हैं। और हमारे जो पढ़ रहे हैं अभी, वो ज़रूर हमारे इसके लाइक वाले बटन को ज़रूर दबा दें दोस्तों, जिससे हमें भी लगे कि यार वास्तव में आपको पसंद आ रहा है। नहीं, हमें ये लगता है कि हो सकता है हम टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं अपनी क्लास खत्म करूँगा। नेक्स्ट हम जल्द। धन्यवाद दोस्तों।